Welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing one of the most important topic, human reproduction. So we had already covered the major events like gametogenesis process. Okay, then we had talked about the fertilization process and how fertilization process occur, various steps of fertilization. ठीक, फिर हमने menstruation cycle की बात करी. उसके बाद हमने देखा कि इससे पहले वाले सेशन में हमने क्लीवेज की बात करी थी. क्लीवेज कैसे हो रहा है, जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्लीवेज की प्रोसेस डिस्कस करी, मोरुला स्टेज डिस्कस किया, ब्लास्टुला स्टेज डिस्कस किया. तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन का, दैट इज इम्प्लांटेशन. सो आज की सेशन में हम इम्प्लांटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिस्टालिसिस एंड बीटिंग सीलिया कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट. बताया था आपको कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में. फेलोपियन ट्यूब्स में तो मूवमेंट हो रहा है. फेलोपियन ट्यूब में होते होते क्योंकि ओवरीज ने सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म कर लिया, ओगोनिया से सेकेंडरी oocyte बनके सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में आ गई. अब फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो वो मूव करके यूटेरस की तरफ आ रहा है. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद की ये प्रोसेस है. पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था. वेव लाइक मूवमेंट जो होते हैं उसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं. और सीलिया प्रेजेंट है, वो बीटिंग कर रहा है और सीलिया की हेल्प से जो जायगोट है, जो डिवाइड हो चुका है जायगोट, वो क्या कर रहा है, वो यूटेरस की तरफ आ रहा है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिस्टालिसिस एंड बीटिंग सीलिया कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट द जायगोट एंड इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स. अब इसको पूरे को क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्टस बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज कॉन्सेप्टस. आपको किसी किसी बुक में ये टर्म भी देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्टस बोलते हैं इनटू द यूट्रस. तो उस जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो क्लीवेज के बाद सिंपली जो स्टेज है ब्लास्टुला स्टेज जो बन रही है, सिंपली याद रखिए, मतलब जायगोट के साथ साथ जायगोट बना, जायगोट के बाद क्लीवेज हुई, जो भी स्टेज आई, मोरुला स्टेज आई, ब्लास्टुला स्टेज आई, उसको कॉन्सेप्टस बोल रहे हैं, जो यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है. ड्यूरिंग ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन द ट्रोफोब्लास्ट रिलीजेस एंजाइम्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ब्लास्टोसिस्ट के टाइम पे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या है ये डिस्कस हो चुका है कि ब्लास्टोसिस्ट पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. ब्लास्टोसिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर था प्रेजेंस ऑफ कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. During blastocyst formation, the trophoblast releases enzymes that begins to degrade the zona pellucida. ब्लास्टोसिस्ट के टाइम पे ही, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि जोना पेलुसिडा की लेयर कब पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है, जब एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज पे पहुंच जाता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तब स्लिट बनती है और स्लिट से ये जोना पेलुसिडा स्क्वीज आउट हो जाता है. और इसको स्क्वीज आउट करने के पीछे जो स्लिट फॉर्मेशन हो रहा है, उसको कौन बना रहा है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एक एंजाइम रिलीज करती है, जिसके वजह से जोना पेलुसिडा डिसॉल्व हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. द कॉन्सेप्टस स्प्लिट्स फ्रॉम द जोना पेलुसिडा इन अ प्रोसेस कॉल्ड हैचिंग टू गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. अब इम्प्लांटेशन होने के लिए ये रेडी है. तो क्या कह रहे हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, अब ये जो इसकी जो हैचिंग प्रोसेस, सिंपली आप ये याद रखिए कि अब इसको अटैच होना है, इम्प्लांटेशन करना है, एंडोमेट्रियम पे अटैच होना है. तो जो जोना पेलुसिडा की लेयर, अभी जोना पेलुसिडा के अंदर ये मतलब स्पर्म पेनिट्रेट कर चुका है, तो जोना पेलुसिडा ने अभी कवर कर रखा है. जब जोना पेलुसिडा ब्रेक कर गया तो एक तरीके से क्या हो गई, हैचिंग प्रोसेस हुई. तो अब प्रोसेस हुई ना, अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया ना, जो ओवम है और जो स्पर्म है, फर्टिलाइज करके जो जायगोट का स्ट्रक्चर बना है, वो स्टिल कवर थे जोना पेलुसिडा की लेयर से, और क्लीवेज की प्रोसेस हो रही थी. तो अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर है, लेकिन जब ब्लास्टुला स्टेज पे आई तो ये जोना पेलुसिडा की लेयर हट गई. तो जब जोना पेलुसिडा की लेयर हट गई तो अब ये एक तरीके से बाहर की साइड आ गया, और अब ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है. जो एम्ब्रियो बन रहा है जिस स्टेज पे, 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो अब रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए. तो इसकी हैचिंग हो गई. हैचिंग का सिंपली मतलब है कि जोना पेलुसिडा की लेयर टूट गई है, और अब जो वो स्टेज है, 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है, वो बाहर आ गया है. बाहर आ गया है का मतलब कि समझने के लिए बता रही हूँ कि बाहर आ गया है. अब वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, एंडोमेट्रियम की यूटेराइन की जो वॉल है उस पर मूव करके अटैच्ड हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. So trophoblast cells in contact with embryonal knob are called cells of Robber. ये पहले बता चुके हैं, इसको रिवीजन करने के लिए बताया कि एरिया ऑफ एम्ब्रियोनल नॉब को हम एनिमल पोल बोलते हैं. अपोजिट साइड इज एम्ब्रियोनल पोल, बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, इसको एम्ब्रियोनल डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो जाता है. फिर सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर्स होती हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. द टू लेयर्स लेटर फॉर्म
कोरियन, एमनियन एंड फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ये जो 2 लेयर्स हैं, ये जो 2 लेयर्स हैं ट्रोफोब्लास्ट की, ये क्या बनाती हैं, बताया था आपको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाती हैं। और कोरियन, एमनियन ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। साथ ही साथ में ये एक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक ऑर्गन बनता है प्लेसेंटा, उसके बाद आफ्टर गेस्टेशन जब डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा डीजनरेट कर जाता है। तो जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है वो भी कौन करा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट करा रहे हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट की का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रोफोब्लास्ट जिसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म, इसका काम क्या है, इसका काम है पहला तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाना, के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन करना। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में ये कोरियन, एमनियन, एलेंटोस, ठीक है, ये बनाते हैं। फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाता है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो बेसिकली आप याद रखिए फीटस को मदर से जोड़ने का काम करती है। टिश्यू है एक जो फीटस टिश्यू को मदर टिश्यू से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अभी डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में भी। तो कहाँ से बन रहा है ये ट्रोफोब्लास्ट से बन रहे हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स इन साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट से बन रहे हैं। एंड इनर मास ऑफ सेल्स पढ़ा था आपने, रॉबर्ट सेल्स पढ़ा था। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन से पहले की प्रोसेस है ये प्री इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तब क्या क्या प्रोसेस है, प्री इम्प्लांटेशन। प्री इम्प्लांटेशन से पहले क्या बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जायगोट की प्रोसेस हो रही है, 2 सेल्ड स्टेज क्लीवेज हुआ, 2 सेल्ड। तो आपसे कोई पूछे क्लीवेज इज प्री इम्प्लांटेशन स्टेज और पोस्ट प्री इम्प्लांटेशन स्टेज, तो हमें पता होता है बट वी आर अनएबल टू आंसर। सो बेसिकली ये क्या है, प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स ही तो है ये। 2 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोसिस्ट क्या है, प्री इम्प्लांटेशन इवेंट है। मोरुला स्टेज क्या है, प्री इम्प्लांटेशन। तो 2 सेल्ड स्टेज से 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो बना। और वी कैन से दैट ये भी 16 सेल्ड स्टेज मोरुला स्टेज बन रही है। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख देती हूँ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज में ट्रोफोएक्टोडर्म, इनर मास ऑफ सेल्स, इसको एनिमल पोल बोलेंगे। जिस साइड इनर मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उस साइड को बोलेंगे एम्ब्रियोनल पोल। दिस इज इनर मास ऑफ सेल्स, ये लिखा हुआ है इनर सेल मासेस, इसी को बोलेंगे एनिमल पोल। इसको नहीं बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे, एनिमल पोल या एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलेंगे। इसको एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। एम्ब्रियोनल एक्सेस, इसको क्या बोलेंगे, इस साइड को एम्ब्रियोनल एक्सेस। एनिमल पोल, इनर सेल ऑफ मास, ये जिससे अटैच्ड है इस सेल्स को क्या बोलेंगे, रॉबर्ट सेल। ब्लास्टोसील है तो ये पूरा क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। सो प्री इम्प्लांटेशन से पहले 2 सेल स्टेज क्लीवेज की प्रोसेस जो हो रही है, ये पूरा क्लीवेज ही तो है, क्लीवेज की प्रोसेस, जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज होना, क्लीवेज में 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 4 सेल्ड स्टेज, दीज आर सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं इनको। सो ब्लास्टोमियर्स डिवाइड कर रहे हैं 16 सेल स्टेज, मोरुला स्टेज पे आ रहे हैं, फिर ब्लास्टुला स्टेज पे। अब ये प्री इम्प्लांटेशन स्टेजेस थी। अब इसके बाद होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन रिफर्स टू द फेज ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी वेयर एन एम्ब्रियो एडहेयर्स टू द वॉल ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की वॉल पे जाके अटैच हो जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड इट इज एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कौन से टाइप का अगर पूछे एम्ब्रियो या आपसे पूछे किस स्टेज पे इम्प्लांटेशन होता है, तो दैट स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुला स्टेज। जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, ब्लास्टुला। Following this attachment, the mother's body provides the necessary nutrients and oxygen for the human embryo to thrive. जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वैसे ही जो मदर है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करना शुरू कर देती है। और न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है, अभी बताया था आपको कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्लेसेंटा। कौन बना रहा है,
ट्रोफोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट ही बना रहा है, ट्रोफोएक्टोडर्म बनाता है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाता है। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनती है, उसके बाद ये डीजनरेट कर जाएगी। तो प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिए कि प्लेसेंटा क्या है, एक तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली टिश्यू है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट टिश्यू याद रखिए, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो कोई भी मेन प्रोसेस हो रहा है वहां पे नरिशमेंट टिश्यू चाहिए डेवलपमेंट के लिए। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस चाहे वो प्लांट्स में हो रही हो चाहे फिर यहाँ ह्यूमंस में, नरिशमेंट टिश्यू चाहिए, न्यूट्रिएंट के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे एंथर, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा तो वहां पे हमने टेपिटम के बारे में पढ़ा कि टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। फिर हमने एंडोस्पर्म पढ़ा सीड्स के फॉर्मेशन में, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा प्लेसेंटा, ये भी क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था अभी, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, तो सर्टोली सेल्स पढ़ी थी जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है अगर एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, तो नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे टिश्यूज के नाम याद रखिएगा, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्लांटेड, जब इम्प्लांटेशन हो रहा है, अभी हुआ नहीं, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोला स्टेज पे है सारे। ब्लास्टोला स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील, एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जाकर के एंडोमीट्रियम की वॉल पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। दिस इज अ वॉल ऑफ यूटेरस, इनर वॉल दिया हुआ है एंडोमीट्रियम, ठीक है। इसके ऊपर मायोमीट्रियम होगा, पेरीमीट्रियम होगा, एंडोमीट्रियम पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद के जितने प्रोसेस होंगे वो पोस्ट इम्प्लांटेशन होगा। ये वही डायग्राम जो हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। डे 1 डे 2 पे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, मॉरुला स्टेज, फिर डे 8 या डे 9 पे आते आते ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। Blastocysts come in contact with endometrium in the region of embryonal knob and adheres it. The surface cells of the trophoblast secrete lytic enzymes which cause corrosion of endometrial line. Trophoblast की जो लेयर है उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, अब अटैच होना है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, तो पहले एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, जो सेल्स है उनको डिजनरेट करना पड़ेगा ना, उसको करोड करना पड़ेगा तभी तो जाके अटैच होगा। तो उसको करोड करने का काम कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट से कितने सारे फंक्शंस हैं। दे ऑल्सो गिव राइज टू फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाय। विलाय आपने पढ़ा होगा, माइक्रोविलाय इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाय। तो विलाय बनाते हैं, और विलाय नॉट ओनली हेल्प इन फिक्सेशन बट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाय जो एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसी तरीके से ये भी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में और साथ साथ में फिक्सेशन कराना, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको एंडोमेट्रियम की वॉल पे फिक्स कराने का में भी हेल्प करते हैं विलाय। इम्प्लांटेशन कॉजेज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, enlargement of cells and formation of uterine part of placenta called decidua। जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा भी बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट से बना। जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है तो यूटेराइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा भी तो बनेगा, मतलब मदर के साइड से ही तो सप्लाई होगा किसको, फीटस को। तो यूटेराइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ बोलेंगे, तो यूटेराइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा डेसिडुआ। और ये डेसिडुआ जो पार्ट है, ये इसके तीन सब पार्ट्स होते हैं, डेसिडुआ बेसियालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेरिटैलिस, ठीक है। तो 3 रीजन्स होते हैं इस डेसिडुआ जो पार्ट है, इसके 3 रीजन, बेसिलिस, कैप्सुलरिस एंड पेरिटैलिस। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या बन रहे हैं, विलाय का फॉर्मेशन हो रहा है। विलाय क्या है, विलाय किससे बन रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स क्या करती हैं, लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती हैं,
और जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसको करोड करती हैं ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए, और विलाय का फॉर्मेशन करती हैं सो दैट फिक्सेशन और न्यूट्रिएंट प्रॉपरली मिलता रहे। ठीक, न्यूट्रिएंट किससे मिलेगा? मदर से ही तो मिलेगा फीटस को, तो कौन सप्लाई करेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और प्लेसेंटा जो डेसिडुआ है वो प्रोवाइड करेगा। तो व्हाट इज डेसिडुआ? इट इज द यूट्राइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो जो यूटेरस के पास जो पार्ट है प्लेसेंटा का, दैट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ, जिसके 3 पार्ट हैं, बेसिलस, कैप्सुलरिस एंड पेरिटेलिस। Usually the blastocyst implants on the posterior wall or in the uterine fundus. यूटराइन जब आपको यूटेरस पढ़ाया था उसके 3 रीजन बताए थे हमने, तो ये कॉर्पस, फंडस और सर्विक्स लास्ट रीजन। तो फंडस रीजन में जाकर के अटैच होता है। हाउएवर द ब्लास्टोसिस्ट विल सेपरेट एंड लोकेट अ बेटर लोकेशन इफ द एंडोमेट्रियम इज नॉट फुल्ली ग्रोन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहे कि अगर ब्लास्टोसिस्ट, वैसे तो अटैचमेंट यूटेरस की वॉल पे हो गया, लेकिन अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग करोड नहीं हुई बाय चांस, ट्रोफोब्लास्ट लैक्टिक एंजाइम वर्क नहीं कर पाए, करोड नहीं हुई, तो क्या होगा? अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया है, तो ब्लास्टोसिस्ट कोई और प्रॉपर स्पेस देखेगा कि जहाँ पे वो इजिली अटैच हो जाए। भाई उसको तो स्पेस चाहिए अटैच होने के लिए। तो अगर एंडोमेट्रियम की वॉल फुली तरीके से ग्रोन अप नहीं हुई है और पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो रिसीव कर सके ब्लास्टोसिस्ट को, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? तो बिटवीन 50 एंड 75% ऑफ ब्लास्टोसाइट्स डू नॉट इम्प्लांट। तो ये केस हो सकता है कि एक तो इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है यूटेरस की वॉल में, या फिर कहीं और हो जाएगा, जिसको अभी हम पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर गेस्टेशन, मतलब कि फिर वो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। सो बिटवीन 50 एंड 75% चांसेस होती हैं कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। So these cases the blastocyst is lost along with endometrium during menstruation. तो इन केसेस में क्या होगा? जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड ही नहीं हुआ है एंडोमेट्रियम की वॉल पे, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर से क्या होगी? थिन होगी। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो थिन होगी, और जो आगे का फेज था, ओव्यूलेशन का फेज हुआ, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसके बाद ल्यूटियल फेज जब आता है, तो ल्यूटियल फेज आता है ना, तो यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम की वॉल पे कुछ अटैच्ड ही नहीं है, तो एंडोमेट्रियम की वॉल तो थिन हो रही है, और थिन हो रही है, कुछ अटैच्ड ही नहीं है, तो ये फिर जब थिन हो जाती है तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी, और मेंसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये ब्लास्टोसिस्ट भी रप्चर कर जाती है, लॉस्ट कर जाती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी यूजली रिक्वायर्स मल्टीपल ओव्यूलेशन cycles due in part to the high probability of implantation failure, क्योंकि इम्प्लांटेशन के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 50 to 75% है, ठीक है। तो 25% के चांसेस है कि इम्प्लांटेशन हो सकता है। दैट्स वाई ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो जरूरी नहीं है कि ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो वो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है कैपेबल ही हो उस ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए। तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, वो डीजनरेट कर जाएगा। अदरवाइज एक और पॉसिबिलिटी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, जो जो हार्मफुल होती है। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये देखिए अनफर्टिलाइज्ड oocyte है, क्योंकि ये अभी रिलीज हुआ है ना, मैंने बताया, ये याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ वैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखिए ओव्यूलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, और सेकेंडरी oocyte तभी ओवा बनाएगी, तभी एग बनाएगी जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। तो अभी ये अनफर्टिलाइज्ड oocyte है। स्पर्म से स्पर्म कह रही हूँ, ओवरी से जब निकल रहा है, ओव्यूलेशन की जब प्रोसेस हो रही है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस जब हो रही है तो क्या रिलीज होता है? सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte अभी अनफर्टिलाइज्ड oocyte है, और अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर गया, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पेनिट्रेट कर गया, सो फर्टिलाइज्ड oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला स्टेज, 16 ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। ब्लास्टुला की स्टेज है ये, ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला स्टेज अब 8th या फिर 9th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 7th दिखाया है कि एम्ब्रियो हैचेस, ब्लास्टुला के बनने के बाद एम्ब्रियो हैचेस। एम्ब्रियो हैचेस का मतलब बस आप इतना याद रखिए, हैचिंग की प्रोसेस। अब क्वेश्चन अगर आता है कि हैचिंग की जो प्रोसेस है उसका मतलब सबसे पहले क्या है कि जोना पेलुसिडा की लेयर का टूटना, ऐसे याद रखिए, जोना पेलुसिडा की लेयर ब्रेक कर जा रही है, और एम्ब्रियो अब
क्या हो रहा है, एम्ब्रियो हैचेस, एम्ब्रियो निकल के आ रहा है, सामने आ रहा है, अभी एम्ब्रियो किसी चीज से कवर है, समझ रहे हैं, एम्ब्रियो अभी कवर है जोना पेलिसुडा के लेयर से, लेकिन इम्प्लांटेशन होने से पहले मतलब ब्लास्टोसिस स्टेज जब एम्ब्रियो पहुंच जाता है ब्लास्टोसिस स्टेज पे, तो वहां पे शेडिंग हो जाती है जोना पेलिसुडा की, दैट प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग। तो एम्ब्रियो हैचिंग वो प्रोसेस, और एम्ब्रियो हैचिंग इम्प्लांटेशन से पहले का इवेंट है, तो दैट्स व्हाई प्री इम्प्लांटेशन। उसके बाद ब्लास्टोसिस रोटेट एंड इम्प्लांट्स इनटू एंडो, ठीक है, ब्लास्टोसिस रोटेट एंड इम्प्लांट्स इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, जो एम्ब्रियोनल साइड है उस साइड से अटैच्ड होता है, इसलिए क्या है कि रोटेट कर जाता है, तो एनिमल पोल वाले साइड से, एम्ब्रियोनल पोल वाले साइड से ये अटैच्ड करेगा, ठीक है, एम्ब्रियोनल पोल जिधर इनर मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उस साइड से जा करके ये क्या कर जाता है, अटैच कर जाता है यूटेरस की इनर लेयर पे एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको कोरोड करने का काम कौन कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट कर रहा है। ट्रोफोब्लास्ट के बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, हमने एक अभी पढ़ लिया कि इसका काम क्या है, करोड करना यूटेराइन की वॉल को, दूसरा काम अभी हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की फॉर्मेशन कराता है ट्रोफोब्लास्ट, साथ में प्लेसेंटा की भी फॉर्मेशन करा रहा है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, यूटेराइन प्लस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा को हम क्या बोल रहे हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक, तो यही स्ट्रक्चर था पूरा कि कैसे फॉर्मेशन, कैसे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। सो द कॉर्पस ल्यूटियम, अब देखिए द कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, देखिए मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, जब मेंसेस होता है ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन विच इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेटरी फेज, एंड लास्ट फेज इज ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम जो ग्राफियन फॉलिकल्स बचा था, रप्चर कर जाता है, ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो बचा हुआ जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का पार्ट है वो क्या बना लेता है, येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बनाता है, मास ऑफ सेल बनाता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और ये येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास येलो कलर पिगमेंट ल्यूटिन प्रेजेंट होता है। तो अब उस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, क्या कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगी, नहीं, द कॉर्पस ल्यूटियम जो अब प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई होती तो ये फिर कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद ल्यूटियल फेज 14 डेज का होता है, उसके बाद डीजनरेट कर देता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना के डीजनरेट कर जाता है। अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, वो मेंसेस को सप्रेस करेगा, टू सप्रेस मेंसेस बाय द ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये क्या करता है, these of human chorionic gonadotropin हार्मोन, सॉरी, कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हो रहा है, तो ट्रोफोब्लास्ट का एक और फंक्शन, so trophoblast, these HCG actions are essential for establishing an environment that is required to the embryo's development, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो जो कंडीशन चाहिए, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो कौन सिक्रीट करता है, कौन स्टैब्लिश करता है, HCG, और HCG हार्मोन का प्रेजेंट होना ही इंडिकेट करता है, जब टेस्ट होता है ग्रेविडेक्स टेस्ट में यही इसके लेवल को ही काउंट किया जाता है, देखा जाता है, इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज अ केस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट से तो रिलीज हो रहा है, और ट्रोफोब्लास्ट कब बनेगा, ब्लास्टोलाइज स्टेज पे, ब्लास्टोलाइज स्टेज कब बनेगी, मोरोलाइज स्टेज के बाद मोरोलाइज स्टेज कब बनेगी, जब क्लीवेज हो रहा है, और क्लीवेज कब होगा, जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अंटिल एंड अनलेस विमेन प्रेग्नेंट नहीं रहेगी तो उसमें HCG का लेवल देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक टेस्ट भी है जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं इसको। तो दीज HCGs आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइड एस्टैब्लिशिंग एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट को एस्टैब्लिश करना जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दिस इंक्रीज प्रोडक्शन कॉजेज द HCG टू बिल्ड अप इन द मदर्स ब्लड एंड बी एलिमिनेटेड थ्रू द यूरिन, एंड बाय द मिडिल ऑफ द सेकेंड वीक द इम्प्लांटेशन इज फिनिश्ड, फिनिश हो जाता है सेकेंड वीक तक। द फाउंडेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और ग्रेविडेस टेस्ट इज द डिटेक्शन ऑफ HCG इन द यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो जो ये ग्रेविडेक्स टेस्ट होता है इसमें एचसीजी की ही लेवल को देखा जाता है कि एचसीजी यूरिन में प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि जब ये सिक्रीट हो रहा है तो ये मदर के यूरिन के थ्रू ही तो बाहर जाएगा, तो उसको मदर के यूरिन को कलेक्ट करके इसका लेवल देखा जाता है कि आइदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। इस टेस्ट को ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन भी जरूरी है, so that's why progesterone is known as a pregnancy hormone and progesterone is released by corpus luteum, और इस टाइम पे corpus luteum को corpus luteum of pregnancy कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर देखिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दिखाया है, यूट्राइन कैविटी हो गया, म्यूकोसा सेल्स, ये जो इनर मास ऑफ इनर लेयर है एंडोमेट्रियम वो है। The blastocyst digests the uterine mucosa when it initially implants into the endometrium. ब्लास्टोसिस्ट डाइजेस्ट कर रहा है। ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट डाइजेस्ट कर रहा है? अभी बताया आपको, ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो क्या करता है, कोरोड करता है इनर लेयर ऑफ यूटेरस, दैट इज एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग को करोड करता है। ठीक है, ताकि ये स्पेस एक्चुअली बना रहा है ना, स्पेस नहीं मिलेगा उसको प्रॉपर, तो वो कैसे अटैच्ड होगा एम्ब्रियो, 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो। फिर क्या होगा, इवेंचुअली द एंडोमेट्रियम ग्रोज ओवर and surrounds the embryo, fully securing it to the uterine lining। देख रहे हैं आप, पहले तो करोड हुआ, यहाँ पे करोजन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जब आके अटैच हो गया एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट जब आके अटैच हो गया, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यूटराइन म्यूकोजल लाइनिंग फिर डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है, सेल डिवाइड कर जाती है, और फिर ये क्या करती है, ये इसको सराउंड कर लेती हैं, कितने सराउंड कर लेती है, और ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से यूटराइन लाइनिंग से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। थर्ड, इम्प्लांटेड एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो विद एंडोमेट्रियम, कवरिंग होती है एंडोमेट्रियम की, तो ये इसके अंदर क्या है, ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके आगे की फेजेस हम पढ़ेंगे, तो इम्प्लांटेशन के बाद होगा ये। ठीक है, तो इसमें 7 to 8 वीक्स का दिया हुआ है, इस डायग्राम में बताया हुआ है। अभी आपको इसमें याद रखना है कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस कैसे हुई, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बाद। अब इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप करेगा, सो हम इम्प्लांटेशन प्रोसेस के बाद पढ़ेंगे कि ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो गेस्ट्रुला स्टेज आती है, दैट इज गेस्ट्रुलेशन, इस गेस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप करता है, कौन कौन से पार्ट किस किस जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं। गेस्ट्रुला का फीचर है कि जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, यही 3 जर्म लेयर्स क्या करती हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स क्या हो गए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स क्या है, प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स, तो प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, इम्प्लांटेशन से पहले सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आ जाएगी, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, जब गैमेट्स बन गए उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल्स भी देख लिए थे हमने, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा। तो मेंस्ट्रुएशन तो हम प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी, ठीक है, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल से का जो एक फेज है, दैट इज ओव्यूलेशन फेज इज इंपॉर्टेंट, है ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, उसके बाद स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, सारे प्रोसेस हमने पढ़ रखे हैं इसमें। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म पेनिट्रेशन में भी हमने पेनिट्रेट करने से पहले भी कैपेसिटेशन वगैरह सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोमल रिएक्शन का होना। और उसके बाद यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद एम्फीमिक्सिस,
एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्लीवेज, क्लीवेज, ठीक, क्लीवेज में भी आपको पता है 1 सेल्ड स्टेज, फिर 2 सेल्ड स्टेज, ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज, मोरुला की स्टेज आएगी, मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला की स्टेज आएगी, ठीक है, ब्लास्टुला, और सबसे इंपॉर्टेंट हैचिंग, हैचिंग जो इवेंट है वो भी क्या है, प्री इम्प्लांटेशन, और हैचिंग का मतलब है कि शेडिंग ऑफ जोना पेलुसिडा लेयर, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उसका शेड हो जाना, वो शेड ऑफ कर जाती है, ठीक। तो ये प्री इम्प्लांटेशन इवेंट्स हैं जो इम्प्लांटेशन से पहले होते हैं। इसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, और अब इम्प्लांटेशन होने के बाद बनेगा गेस्ट्रुला, देखेंगे हम कैसे बनता है गेस्ट्रुला, या प्लेसेंटा भी प्लेसेंटा तो बन ही रहा है, गेस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस कह लें, सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, और जब सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं उसके बाद होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज पार्चुरेशन, या हम इससे पहले कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, या और ये एक्चुअली जो गेस्ट्रुला या ऑर्गेनोजेनेसिस ये जो हो रहा है ये गेस्टेशन पीरियड में ही तो हो रहा है, गेस्टेशन ड्यूरिंग 9 मंथ में ही तो ये सब हो रहा है, 9 मंथ, जिसमें सारे डेवलपमेंट होते हैं बॉडी पार्ट्स के, और फिर हो जाता है डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। सो दीज आर इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं। सो हमने आज के सेशन में पढ़ा कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या है, इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यूट्रस की वॉल में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा क्या है, कैसे प्लेसेंटा बन रहा है, डेवलप कैसे हो रहा है। उससे पहले हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर ट्रोफोब्लास्ट की सेल, ट्रोफोएक्टोडर्म की सेल्स बनाती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।